आज का टॉपिक है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे लीव सैलरी। सेक्शन 10(10)(a)(a) दो तरह के एम्प्लॉय होंगे, एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, उन्हें लीव सैलरी का पैसा मिलता है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। और अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर है, उन्हें अगर लीव सैलरी का पैसा मिलता है तो इन चारों में जो लीस्ट होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। सबसे पहले लीव सैलरी क्या होता है ये बताते हैं। जब भी कोई एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के अंदर कोई एग्रीमेंट होता है, इन दैट केस एम्प्लॉय को बताया जाता है कि साल भर में आप इतना दिन का लीव ले सकते हैं, और अगर आप वो लीव नहीं लेते हैं तो लीव आपके नाम से जमा होगा और आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसका जितना भी कैश इक्विवेलेंट होगा वो आपको मिल जाएगा। तो वो जो पैसा मिलता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, वो जो पैसा मिलता है अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का है तो एग्जेम्प्ट है, अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 4 पॉइंट में जो लिस्ट होगा वही एग्जेम्प्ट होगा, बाकी टैक्सेबल हो जाता है। समझाता हूं ये 4 पॉइंट क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट है कैश इक्विवेलेंट टू लीव सैलरी, सेकंड है 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, थर्ड है 3 लाख ये मैक्सिमम अमाउंट है, और फोर्थ है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। ये 4 में जो लिस्ट होगा वही एग्जेम्प्ट होगा। ये वाला चीज कैसे फंक्शन करता है थोड़ा नीचे बता देता हूं। मान लीजिए आपने एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड सपोज ये फिगर लिए है, लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10)(a)(a) नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। इन चारों में जो भी लिस्ट होगा वो माइनस होगा और बाकी का टैक्सेबल होगा। तो ये तो फॉर्मूला था, कैसे करना है फॉर्मेटिंग मैंने बता दिया। अब इन चारों को एक एक करके मैं आपको डिस्कस करके बताता हूं। सबसे पहले कैश इक्विवेलेंट टू लीव सैलरी, इस चीज को जान लेते हैं। मान लीजिए कि कोई एक एम्प्लॉय, उसका टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऐसा है कि उसको साल भर में लीव एंटाइटलमेंट वन एंड हाफ मंथ का मिलेगा, और उन्होंने सर्विस किया है, सर्विस पीरियड मान लीजिए 40 साल, 40 इयर्स। तो उनका लीव एंटाइटलमेंट एज पर जॉब अगर देखेंगे तो लीव एंटाइटलमेंट होता है एक साल में 1.5 महीना, 1.5 मंथ। तो 40 साल में 1.5 मंथ के हिसाब से 60 मंथ उनका लीव एंटाइटलमेंट होता है एज पर जॉब। नंबर 4 लीव अवेल, उन्होंने मान लीजिए 20 मंथ्स लीव ले लिया, तो 40 मंथ का
लीव एट क्रेडिट उनके नाम से रहेगा, लेकिन हमें एज पर जॉब नहीं देखना है, हमें देखना है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट बताता है एज पर आईटी एक्ट लीव एंटाइटलमेंट होगा 40 साल है, एक साल में सिर्फ एक महीना, उससे ज्यादा नहीं, तो 40 साल में उनको 40 महीना मिलना चाहिए, 40 मंथ्स। उन्होंने कितना अवेल किया? ओनली 20 मंथ्स अवेल। तो बाकी का 20 मंथ्स उनका एट क्रेडिट। आया समझ में? अब इस 20 मंथ्स को एवरेज सैलरी से, एवरेज सैलरी इंटू 20 मंथ्स अगर हम लोग करेंगे तो हमें मिलेगा कैश इक्विवेलेंट टू लीव सैलरी। ठीक है, तो एक बार एग्जांपल को दोहरा लेते हैं। मान लीजिए कोई एक एम्प्लॉई है, उनका टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बताया कि उन्होंने 1.5 मंथ एवरी ईयर वो लीव ले सकते हैं, 1.5 मंथ। सर्विस पीरियड उनका 40 साल है, तो एज पर जॉब उनको 40 साल इंटू 1.5 महीना के हिसाब से 60 महीना उनको लीव मिलना चाहिए। लीव अवेल कितना किए हैं? मान लीजिए 20 मंथ्स, तो उनके नाम से अभी तक कितना लीव एट क्रेडिट पड़ा हुआ है? 40 मंथ्स। लेकिन ये चलेगा नहीं। इनकम टैक्स एक्ट बताता है कि आपका 40 साल जॉब है, एक महीना हम लोग देंगे, मतलब इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से एक ही महीना आपको लीव मिलने वाला है, एंटाइटलमेंट। तो 40 महीना आपके नाम से अलॉट होगा। आप अवेल एक्चुअली कितना अवेल किए वो ले लीजिए, माइनस कीजिए, आपके नाम से इतना क्रेडिट होगा। तो 20 मंथ्स का क्रेडिट आपके नाम से पड़ा हुआ है। अब इस 20 मंथ्स के क्रेडिट को एवरेज सैलरी से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैश इक्विवेलेंट टू लीव सैलरी, ये था पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट को मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया। सेकंड पॉइंट है 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। वो एवरेज सैलरी और ये एवरेज सैलरी दोनों सेम है। अब उसको बताते हैं। एवरेज सैलरी का मतलब यहाँ पे और 10 मंथ्स एवरेज सैलरी जो सेकंड पॉइंट में, दोनों का मीनिंग सेम है। तो वो एवरेज सैलरी क्या है वो मैं बताता हूं। एवरेज सैलरी is equal to 10 months average salary preceding the retirement। जस्ट रिटायरमेंट के पहले 10 महीने का सैलरी को ले लीजिए और उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको एवरेज सैलरी मिल जाएगा। रिटायरमेंट के पहले 10 महीने का सैलरी ले लीजिए और उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए। अब सैलरी का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एक कंफ्यूजन आ सकता है, तो मैं पहले से बता दे रहा हूं। BBC, B फॉर बेसिक, D for DA and C for कमीशन। सैलरी का मतलब है बेसिक लीजिए प्लस DA प्लस कमीशन, ये होगा सैलरी का कंस्टिट्यूएंट्स। तो सैलरी में बेसिक DA कमीशन तीनों आएगा और उसके बाद आपको एवरेज करना है। थर्ड पॉइंट था मैक्सिमम 3 लाख रुपया और फोर्थ है एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जितना आपको एक्चुअली मिला है। अब इसके ऊपर हम लोग एक सम का डिस्कशन करेंगे। चलिए एक प्रॉब्लम लेते हैं। कोई एक एम्प्लॉई है, मान लीजिए मिस्टर एक्स है, उनका सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पर मंथ 22,600 रुपया। एवरेज सैलरी रिसीव ड्यूरिंग 10 मंथ्स एंडिंग
28 फरवरी 2023 22,100। लीव एंटाइटलमेंट फॉर एवरी ईयर ऑफ सर्विस 1.5 मंथ, मतलब 1.5 महीना उनको एक साल में लीव एंटाइटलमेंट मिला हुआ है। लीव अवेल उन्होंने बिल्कुल छुट्टी नहीं लिया। डैश अमाउंट रिसीव उनको लास्ट में ये रुपया मिलता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ड्यूरेशन ऑफ सर्विस है 24 साल। रिटायर्ड ऑन 28/2/2023। कंप्यूट टैक्सेबल अमाउंट ऑफ लीव सैलरी। अब इसको बनाते हैं। सॉल्यूशन अमाउंट रिसीव अमाउंट रिसीव्ड है 8,13,600 लेस exempt under section 10(a) list of the following। यहां पे क्या देखना है? नंबर 1 कैश इक्विवेलेंट टू लीव सैलरी। कैश इक्विवेलेंट टू लीव सैलरी, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट 10 months एवरेज सैलरी। तो 10 months एवरेज सैलरी, ऐसे एवरेज सैलरी है 22,100, तो 10 महीने का होगा 22,100 इंटू 10, मतलब 2,21,000। थर्ड पॉइंट मैक्सिमम 3 लाख। फोर्थ पॉइंट एक्चुअल है 8,13,600। अब चलते हैं कैश इक्विवेलेंट टू लीव सैलरी, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा वो निकाल लेते हैं। चलिए इस जगह पे शो करते हैं। लीव एंटाइटलमेंट एज पर इनकम टैक्स एक्ट, लीव एंटाइटलमेंट उनका कितना साल का सर्विस है? 24 साल। हर साल अगर 1 महीने का लीव मिलता है तो उनको 24 महीने का ही लीव मिलेगा अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट। लीव अवेल उन्होंने बिल्कुल लीव लिया नहीं है, तो लीव एट क्रेडिट पूरा का पूरा 24 मंथ्स उनके पास जमा है। तो कैश इक्विवेलेंट कितना होगा? कैश इक्विवेलेंट होगा 24 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय रुपीस, एवरेज सैलरी 22,100। तो 24 इंटू 22,100 5,30,400, ये उनका कैश इक्विवेलेंट टू लीव सैलरी होगा। तो ये लिख देते हैं 5,30,400। तो कैसे निकाले? 24 साल जॉब है तो हर साल 1 महीना, तो 24 महीना उनका होना चाहिए। उन्होंने लीव लिया नहीं है तो 0 लीव, तो लीव एट क्रेडिट पूरा का पूरा 24 महीना, एवरेज सैलरी के बेसिस पे 24 महीना इंटू 22,100, ये हो गया उनका कैश इक्विवेलेंट टू लीव सैलरी। अब इनमें लिस्ट कौन है? 2,21,000। माइनस कर लेते हैं। $5,92,600, ये हो गया टैक्सेबल इनकम।
अब मान लीजिए इसी सम में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। क्या चेंज करेंगे? इस सम में ऐसा करते हैं कि इन्होंने 18 महीने का लीव ले लिया, 18 मंथ्स, तो ये तो वही रहेगा, ये वही रहेगा, ये वही रहेगा। कैश इक्विवेलेंट लीव सैलरी में चेंज आने वाला है। क्या होगा वहां पे? उस जगह तो होगा ये 24 के जगह नील के जगह 18 मंथ्स हो जाएगा। तो ये 24 हट के यहां पे 6 मंथ्स आ जाएगा। तो इस जगह पे 24 के जगह 6 मंथ्स हो जाएगा और इस जगह पे 22,100 इंटू 6 1,32,600 रुपया हो जाएगा। तो ये था। और एक ऑप्शन, अगर वो 18 महीने का लीव ले लेते हैं तो मान लीजिए 18 भी नहीं होता, और एक केस लेते हैं, मान लीजिए वो 26 महीने का लीव ले लेते हैं, 26 मंथ्स। इन दैट केस क्या होगा? तो ये 18 हट जाएगा, यहां पे 26 आ जाएगा। तो 24 मंथ्स का लीव लेना था, आपने 26 महीने का लीव ले लिया, तो क्या आपके अकाउंट में कुछ लीव जमा रहेगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तो नील हो जाएगा। तो कैश इक्विवेलेंट टू लीव सैलरी यहां पे नील मंथ के साथ 22,100 इंटू होने वाला है, तो ये अल्टीमेट नील हो जाएगा। तो ये फिगर नील हो जाएगा। तो इनमें लिस्ट कौन है? नील है, तो नील को लिस्ट कर दीजिए। तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल होने वाला है 8,13,600। ये था लीव सैलरी के ऊपर 3 तरीके से मैंने समझाया। अब चलिए शुरू करते हैं ग्रेचुइटी। सेक्शन 10(10). ग्रेचुइटी में क्लासिफिकेशन 3 तरीके से होगा। फर्स्ट, एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, इनको अगर ग्रेचुइटी मिलता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, फुल्ली एग्जेम्प्ट। Second, employee covered by the Payment of Gratuity Act और employee not covered by the Payment of Gratuity Act। यहाँ पे not covered, इन दोनों के लिए exempt to the list of the following। क्या है? ये कवर्ड वाले के लिए बता रहा हूं मैं, ये पार्ट कवर्ड वाले के लिए। नंबर 1, 15/26 into last drawn salary into number of completed year of service or part thereof in excess of 6 months। मतलब 15/26 into लास्ट ड्रॉन सैलरी, मतलब रिटायरमेंट के समय क्या सैलरी ड्रॉ हो रहा था, इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। मान लीजिए 39 इयर्स 4 मंथ्स, तो 39 लेना है यहाँ पे, 39 इयर्स
7 मंथ्स तो 40 लेना है। इसका मीनिंग यही रहा। नंबर 2, मैक्सिमम ₹20 लाख, 20 लाख। और नंबर 3, एक्चुअल। तो ये था कवर्ड वाले के लिए लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग का एग्जेम्पशन। अब नॉट कवर्ड वाले के लिए करते हैं। नॉट कवर्ड, ये नंबर 1 जो है 15/26 था, यहां पे सीधा हाफ, यहां पे लास्ट राउंड सैलरी था, यहां पे एवरेज सैलरी। इनटू यहां पे नंबर ऑफ कंप्लीटेड पार्ट ऑफ 6 मंथ्स जो था, इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स को कंसीडर करना था, यहां पे नहीं करना है। यहां पे लिखना है नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। मतलब अगर 39 इयर्स 11 मंथ भी होता है तो 39 ही लेना है, 40 नहीं लेना है। नंबर 2, मैक्सिमम 20 लाख, मैक्सिमम ₹20 लाख। और नंबर 3, एक्चुअल, जितना मिला है। बस ये 3 आपको ध्यान रखना है, कवर्ड के लिए, नॉट कवर्ड के लिए। अब यहाँ पे एवरेज सैलरी का मतलब क्या है वो मैं बताऊंगा और इसके ऊपर 2 सम बताऊंगा। चलिए, अब एवरेज मंथली सैलरी क्या है? इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी ऑफ 10 months immediately preceding the month in which the person retires। मतलब जिस मंथ पे वो आदमी रिटायर किया, जस्ट उसके पहले वाले मंथ से 10 महीने का आपको एवरेज सैलरी कैलकुलेट करना है। इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ इन व्हिच द पर्सन रिटायर्स, उस मंथ के पहले से। एक प्रॉब्लम लेते हैं। एक्स एन एम्प्लॉई ऑफ PQR लिमिटेड कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 receives ₹9,25,000 as gratuity. He retires on 26 December 2022 after rendering service of 28 years 7 months. At the time of retirement, his monthly salary was ₹18,000, high taxable income. तो हम लोग लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड 9,25,000। Let's exempt under section 10(10). List of the following: first point, 15 days salary, 15/26 into लास्ट लॉन्ग सैलरी है आपका 18,000 इंटू कितना साल काम किया, 28 साल 7 महीना, 6 महीना एक्सीड कर गया, मतलब 29 साल। 15/26 इंटू 18,000 इंटू 29, $301,154, 301,154। नंबर 2, मैक्सिमम है 20 लाख। और नंबर 3, एक्चुअल है 9,25,000। तीनों में छोटा है 301,154, 301,154 माइनस कर लेंगे, ये हो गया आपका टैक्सेबल इनकम।
अब एक कवर्ड वाले के ऊपर, ये कवर्ड है, अब नॉट कवर्ड वाले के ऊपर एक सम करेंगे। अब नॉट कवर्ड का एक प्रॉब्लम लेते हैं। X who is not covered by the payment of gratuity act 1972 retires on 30th September 2022 from PQR Limited. He receives rupees 11 lakh as gratuity after service of 38 years and 7 months. Average monthly salary immediately preceding the retirement is rupees 52,560. Find taxable income. तो कवर्ड में हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड हम लोग पहले लिखेंगे। अमाउंट रिसीव्ड है 11 लाख, लिख देते हैं। लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010 लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1/2 into average salary 52,560 into 38 years 7 months। आपको 38 ही लेना है, एक्सीड किया तो भी लेना नहीं है। नंबर 2 मैक्सिमम 20 लाख। नंबर 3 एक्चुअल जो कि 11 लाख। $998,640 तीनों में लिस्ट है 998,640। यह है टैक्सेबल इनकम। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताते हैं। पूरा सैलरी चैप्टर में सैलरी का डेफिनेशन अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का होता है। तो हमारा इस केस में ग्रेजुएटी में अगर कवर्ड है तो सैलरी का मतलब है बीडी, मतलब बेसिक और डीए, बेसिक प्लस डीए। और नॉट कवर्ड है तो सैलरी का मतलब हुआ बीडीसी, मतलब बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन। ये था पूरा ग्रेजुएटी का सारा जितना डिस्कशन होना था मैंने कर दिया। अब आता है पेंशन। पेंशन दो तरीके का होता है। एक है अनकम्यूटेड पेंशन, अनकम्यूटेड पेंशन, जिससे कहा जाता है मंथली पेंशन। और यह हो गया कम्यूटेड पेंशन, जो इकट्ठा लिया जाता है। अगर अनकम्यूटेड पेंशन या मंथली पेंशन है, टैक्सेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज। मतलब गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो सबके लिए टैक्सेबल है अनकम्यूटेड पेंशन या मंथली पेंशन। कम्यूटेड पेंशन में अगर आते हैं तो उसमें दो हिस्सा, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई
स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉई और एम्प्लॉई ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, इन सब के लिए एग्जेम्प्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ऑफ लोकल अथॉरिटी, एम्प्लॉय ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, इन सब के लिए कम्प्यूटेड पेंशन फुल्ली एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल नहीं है। फॉर अदर्स, इनके अलावा जो रहा उनके लिए कुछ प्रोविजंस अब हम डिस्कस करने वाले हैं। Provision for commuted pension for other employees. यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इफ द एम्प्लॉई रिसीव्स या फिर इज एंटाइटल्ड, इफ द एम्प्लॉई इज एंटाइटल्ड टू रिसीव ग्रेचुइटी ऑल्सो, मतलब अगर वो एम्प्लॉई ग्रेचुइटी लेने का भी हकदार है, देन 1/3 ऑफ होल कम्यूटेड पेंशन विल एग्जेम्प्ट। ये होल कम्यूटेड पेंशन ये क्या होता है? मान लीजिए कि मिस्टर एक्स रिसीव्स रुपीज 2,40,000 as 60% of commuted value of his pension। वो 2,40,000 60% ऑफ कम्यूटेड वैल्यू रिसीव करता है। इन दैट केस होल अमाउंट of commuted pension will be rupees 2,40,000 into 100 by 60, मतलब 4 लाख। ठीक है, तो मिस्टर एक्स रिसीव्स रुपीज 2,40,000 60% ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ हिज पेंशन। इसका मतलब ये हुआ कि पहले आपको ये देखना है होल अमाउंट ऑफ कम्यूटेड पेंशन कितना होता है, तो 2,40,000 को 100% में कन्वर्ट कीजिएगा तो 4 लाख। देन द अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन विल बी रुपीज 4 लाख
इंटू 1/3, मतलब 1,33,333, ये उनका एग्जेम्पशन होगा। तो टैक्सेबल अमाउंट होगा, तो टैक्सेबल इनकम हो जाएगा 2,40,000 उनको मिला है, माइनस 1,33,333, यानी कि 1,06,667, ये उनका टैक्सेबल इनकम हो जाएगा। तो मैंने कम्यूटेड पेंशन के ऊपर यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी डिस्कस कर दिया। अब पार्ट नंबर बी में आते हैं, छोटा सा है। इफ द एम्प्लॉय इज एंटाइटल्ड टू रिसीव ग्रेच्युटी था, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ द एम्प्लॉय डज नॉट रिसीव एनी ग्रेच्युटी, तब क्या होगा, सेम थिंग, थोड़ा सा चेंज, देन हाफ, नॉट 1/3, हाफ ऑफ होल कम्यूटेड पेंशन रिलेशन। बस इतना सा डिफरेंस है। अगर उन्हें ग्रेच्युटी मिल रहा है तो उनको 1/3 एग्जेम्पशन मिलेगा, ग्रेच्युटी नहीं मिल रहा है तो हाफ एग्जेम्पशन मिलेगा। तो ये था पेंशन के ऊपर एक छोटा सा लेक्चर।